एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आज के पेपर में जो हमारी आ रही है दैट इज रिलेटेड टू द कोलिजियम सिस्टम रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए इसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं एक बार। जैसा कि न्यूज में चल रहा है लगभग एक हफ्ते से, जिसकी वजह से जो जस्टिस वर्मा हैं उनके हाउस रेजिडेंस पर स्टोर रूम में हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स मिले हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा मामला जो है वो अब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशरी के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। ठीक है, कि क्या अकाउंटेबिलिटी है, किस तरीके से प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यू कैन नॉट इवन डिस्कस द वर्क ऑफ जुडिशरी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप एक तरीके से ये मान के चले कि जुडिशरी को अपार शक्तियां दे रखी हैं, अपार सोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, जिसमें से कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा है जो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के रूप में देखा जाता है। राइट नाउ सी, इसी की वजह से इसको ओवररूल करने के लिए या इसको रिप्लेस करने के लिए बैक इन 2014 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, दैट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे एनजेक के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। थोड़ा सा उस चीज के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो एनजेक में आपके 3 जो हैं वो आपके जुडिशियल मेंबर्स होते थे, दैट इज सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज। वो एमिनेंट पर्सनालिटीज एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड की जा सकती थी, जिसको लीड करते प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, एंड योर 1 कैबिनेट मिनिस्टर। इसी वजह से वो पूरा का पूरा जो एक्शन है उसके बाद एनजेक के कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी वर्किंग को पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के अंदर भी रखा गया था, मतलब पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्शन ले सकता था। लेकिन जुडिशरी ने इस पूरे कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर सीधा सीधा अटैक है। अब फिर से जब ये पूरा मामला रीसरफेस हुआ है तो यहां पर जो ये न्यूज आई है इसके अंदर सीधी सीधी जो बात है वो यही लिखी हुई है कि अगर एनजेक होता तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके की कार्रवाई ना होती, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप नहीं बता रहे हैं कि प्यूनिटिव एक्शन किस वजह से और क्या प्यूनिटिव एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला गर्मा गया है, जिसके ऊपर ये पहला जो आपका दैट इज ये जो न्यूज आई है कोलिजियम सिस्टम रिफॉर्म से रिलेटेड, जो फिर से बात कर रही है कि अपोजिशन कह रहा है कि फिर से एनजेक को ही वापस लेकर आया जाए। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी तरफ एक और जो न्यूज हमने देखा था, ट्विटर हैंडल जो कंपनी है दैट इज जो एक्स के नाम से अब फेमस है, उन्होंने बोला है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं हमें गवर्नमेंट पैनल ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं अंडर 69A, जिसके आधार स्वरूप गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती हैं, ऑनलाइन मटेरियल को, ठीक है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो ऐसे पैरेलल मैकेनिज्म्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें स्टॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा अपना एक रिव्यू सिस्टम है जिसके हिसाब से हम पब्लिक डोमेन के अंदर चीजें डालते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर किस तरीके से एडवांसमेंट्स होनी है वो चीज देखने लायक रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो एक पोर्टल बार बार न्यूज में आ रहा है दैट इज योर सहयोग पोर्टल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का, जिसको बनाया गया था कि सभी ऑनलाइन मटेरियल को एक ही जगह से पोर्टल के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, उसे देखा जा सके कि क्या सैंक्शंस किसके ऊपर किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। राइट, किस चीज को कर्व करना है, किस तरीके से डिजिटल आप कह सकते हैं प्राइवेसी को कंट्री के अंदर मेंटेन करना है, उसके चलते आपका सहयोग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर उसमें डेराइव किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज के सेगमेंट से आ रही है दैट इज रिलेटेड टू, जस्ट देखिए यहां से हमारे पास न्यूज आ रही है, हेयर इट इज, एक सिर्फ एक फिगर दी हुई है, इमेज आई हुई है, बट इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स के एग्स को हैच होते हुए दिखा रहे हैं इस इमेज के अंदर। और हमें पता है ऑलिव रिडले टर्टल्स आपके ओडिशा की कोस्ट की ऋषिकुल्या कोस्ट पर फेमसली आते हैं एराबाडा के लिए, जो इनकी फेमस नेस्टिंग मास नेस्टिंग साइट मानी जाती है। पूरे विश्व भर में
सबसे बड़ी जो नेस्टिंग साइट है वो भारत में ही देखी जाती है, ठीक है। और इसीलिए इनको एक तरीके से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर इनकी हैचलिंग्स को कंजर्व करना, ताकि उन्हें पर्पसली ओशियंस के अंदर अच्छे से डिलीवर कर दिया जाए, वो चीज़ पूरा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया करता है, जो यहाँ पर आपके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉफ्ट रिलीज करने वाला है भद्रा सेंचुरी के अंदर एलिफेंट्स को। ये कुछ एलिफेंट्स है जो आम जो लोगों के सामने आके उपद्रव मचा रहे थे, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, बट नाउ भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उनको लेके जाया जा रहा है और उन्हें एक एनक्लोजर स्प्रेड ओवर 20 स्क्वायर किलोमीटर फॉर अ फ्यू मंथ्स, एक ही एरिया के अंदर 20 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर उन्हें एनक्लोज्ड करके रखा जाएगा। प्लेंटी ऑफ इनफ ऐसा बताया जा रहा है कि सफिशिएंट नेचुरल फूड और असिस्टेंट नेचुरल फूड है, ठीक है। जब भी लगेगा कि हाँ अब इनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मलाइज हो गया है, अब इनके लिए इनको अप डाउन कर देना चाहिए, तब उनके गेट्स जो हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। अदरवाइज तो उनको सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर डाल दिया है, मतलब एक एरिया जिसको रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम हेयर इंडिया और चाइना के ने डिस्कशन किया है रिगार्डिंग अर्ली रिजम्पशन ऑफ कॉपरेशन। तो ये न्यूज़ जब आप देखते हैं, ये बात हुई है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एक समिट हुई है, मीटिंग हुई है आपकी बीजिंग के अंदर, जहां दोनों साइड्स ने बात की है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाएगा, जो नई मीटिंग होनी है जिसके अंदर एक तरीके से दोनों साइडें अपने एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या डिसीजंस हमें लेने हैं, ठीक है, बाउंड्री के अलोंग, और किस तरीके से डेवलपमेंट को अपने फास्ट रिलीफ करना है, मतलब जल्द से जल्द दोनों देश अपने बीच में LAC के अलोंग जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट करना चाह रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंडिया और चाइना ने लास्ट नवंबर ही दैप्सैंग और देमचोक प्लेन्स जो आपके लद्दाख के अंदर है, जो लास्ट 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे 2020 के डेडलॉक के बाद, उनको रिजॉल्व कर लिया था और उसके बाद से रिलेशंस के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन के ऊपर सुधार देखा जा रहा है, जिस चीज़ की आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आगे चीज़ें जाने वाली हैं, ठीक है जी। तो इट इज़ अगेन रिलेटेड टू इंडिया चाइना योर रिलेशनशिप, ऑलराइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आज के पेपर में इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम हेयर, वी सी हेयर इट इज पैनल जो है अब इन डेप्थ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। देखिए इस पूरे मामले को समझने के लिए आज का टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास पूरा डिटेल में आया हुआ है कि क्या होती है इन डेप्थ इंक्वायरी, किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। सी हियर इट इज गिवन, हाउ इज एन इन हाउस इंक्वायरी कैरिड आउट। हियर इट इज, क्या है पूरा मामला, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले जान लेते हैं कि क्या स्टोरी है। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बिठाई है टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस ऑफ यशवंत वर्मा। दिस फॉलोज रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ कैश एट हिज रेजिडेंस, ठीक है। नाउ करंट इशू हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यशवंत वर्मा के स्टोर हाउस से, जो उनका दिल्ली रेजिडेंस है, उसके स्टोर हाउस से हाफ बर्न करेंसी, जिस तरीके से ये दिख भी रहा है, इस तरीके के सैक्स मिले हैं, ठीक है। और प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इन्होंने ये कहा है कि ना ही तो मैंने और ना ही मेरे किसी फैमिली मेंबर ने कभी भी यहाँ पर किसी तरीके के नोट्स रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपकी अगर लगता है इन हाउस प्रोसीजर के अंदर, देखिए क्या होता है, अगर ऐसा लगता है कि किसी जज ने मिसबिहेवियर किया है, कंडक्ट जो है उनका सही नहीं रहा है, अंडर द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा है, तो देयर विल बी एन इन हाउस इंक्वायरी, ठीक है, फॉर एक्शंस अगेंस्ट द जजेस, जो 1999 के अंदर आई और 2014 से पब्लिक हुई। इसके अंदर CGI डिसाइड करता है कि इशू फ्रिवलस है या इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर इंक्वायरी जरूरी है तो देखिए यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स मेंशन हो रखी हैं, तो चीफ जस्टिस के कंसर्न्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड में लिए जाएंगे। उसके बाद 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, 2 चीफ जस्टिस दूसरी हाई कोर्ट से और 1 हाई कोर्ट का जज, ठीक है। अगर जो रिकमेंडेशन है वो मिसकंडक्ट अगर सीरियस है तो उनके रिमूवल की बात। अब देखिए इसके अंदर पहले हमने कॉम्पोजिशन जान लिया कि कौन कौन होगा, 2 जजेस होंगे हाई कोर्ट के और 1 चीफ जस्टिस होंगे और 1 हाई कोर्ट का जज होगा,
अब अगर कमेटी को लगता है कि जो कंडक्ट है वो वाकई में फ्रिवलस है, वो सही नहीं था, तो उसके बाद रिकमेंडेशन इज फॉर दी जज रिमूवल। ठीक है, तो उनके जज के रिमूवल की बात होती है तो या तो उन्हें फोरहैंड कह दिया जाता है कि आप खुद से रिजाइन कर दें, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ड्यू प्रोसीजर स्टार्ट होता है फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर जज। ठीक है, उसके बाद देखिए नाउ अगर आपके यहाँ पर एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इट विल बी इंक्वायर्ड बाय अ कमिटी। पार्लियामेंट के अंदर की बात हो रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और 2 चीफ जस्टिस होंगे दूसरे हाई कोर्ट्स के। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज इन्वॉल्व है तो तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। ठीक है, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर सीजीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, अभी जो बैठी है उसके अंदर आपके हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, 3 जजेस का पैनल बिठाया गया है जो इस पूरी इंक्वायरी को टेक ओवर करने वाला है। राइट नाउ अगेन जो इशू क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है ऑन दी ओपेकनेस ऑफ द प्रोसेस। रीजन ये है कि जो भी जुडिशियल इंक्वायरी, ये कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी वो पब्लिक डोमेन के अंदर पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। सी हियर इट इज रिटन दैट द प्रैक्टिस मे बी चेंज टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स to instill transparency and confidence because the inquiries, in-house inquiries are kept confidential with the Supreme Court। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, उन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उस चीज को सबसे बड़ा ओपेकनेस माना जा रहा है और इसीलिए कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर पूरा देश आंख बंद करके विश्वास करना चाह रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी लैक दिखता है तो वो क्वेश्चन के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि यूके के अंदर प्रॉपर एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है विच इज नेम्ड एज जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो इन्वेस्टिगेट करता है जुडिशियल मिसकंडक्ट को। इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऑफिस है ही नहीं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई बन जाए सीजीआई के अंडर लिमिट में ही, चाहे भले ही वो लोग खुद से करें। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि आप ट्रांसपेरेंट रहें, ओपेकनेस ना दिखाए, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, बिकॉज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी टायर्स को इक्विवेलेंट पावर्स देने की बात करता है, बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहा है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा इशू इस बारे में है कि किस तरीके से आपके यहाँ पर जुडिशियल कमेटी की इंक्वायरीज होती हैं, किस तरीके से वो फिर काम करती हैं और क्या उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक और इशू जो आज टेक्स्ट में आया है, इंडियाज अप्रोच टू सिटीजंस ऑन डेथ रो अब्रोड। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं और उन्हें डेथ पेनल्टी मिल जाती है तो उसके ऊपर इंडिया का क्या स्टांस रहता है, उससे रिलेटेड है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को अभी एग्जीक्यूशन ऑफ शहजादी खान के बारे में पता लगा, जो कि यूएई के अंदर एलिज्ड मर्डर उन्होंने किया है ऑफ एन इन्फैंट। ठीक है, तो अभी देखिए जो रिस्पॉन्स पिटीशन जो फाइल की है वो उनके फादर ने की। मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि 2 और नेशनल है सेपरेट केसेस के अंदर जिनको यूएई ने डेथ पेनल्टी दी थी। नाउ सी, अब ये बात क्या आकर शुरू को बाहर, बिकॉज जो जहां वो रह रहे हैं वहां का क्राइम सिस्टम जिस तरीके से भी रूल आउट करता है उस तरीके से उनको सजा मिल जाती है। 3 वे प्रोसीजर है, आप पहले पुलिस कंप्लेंट होती है, उसमें इंक्वायरी होगी, फिर जुडिशियल का लंबा प्रोसेस होगा एंड फाइनली फिर आपको सजा मिल जाती है। और उसके बाद सिर्फ माफी के लिए एक रास्ता है कि जो आप रूलर हैं उनके पास चले जाएं। जैसे ओमान के अंदर 3 प्रोसेस हैं, अरेस्ट, देन उसके बाद सेकंड इज द प्रोलॉन्ग्ड जुडिशियल प्रोसेस और तीसरा एलिमेंट पार्डन बाय द रूलर और द हेड ऑफ द स्टेट। अगर आप कह रहे हैं कि किसी को सीधा डेथ पेनल्टी मिल गई है, इसका मतलब उसने पहली 2 स्टेजेस को क्रॉस कर लिया है, अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है जिसमें वो पार्डन ले सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया इसमें किस तरीके से रोल आउट प्ले करता है। तो देखिए, गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। जैसे इंडियन एम्बेसी जो है वो रूलर के अटेंशन के लिए या तो वो जो प्लिया उनके पास आई है उसे फॉरवर्ड कर सकती है कि ये चीज़ गलत हुई है, या फिर यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज हुआ है दैट इज योर ब्लड मनी के बारे में। ठीक है, तो ब्लड मनी आप ये समझिए कि आपके बच्चे को मार दिया या किल कर दिया या उसको उनकी जो है रेट्रीब्यूट करने के लिए विक्टिम की फैमिली को पैसे के साथ कंपेंसेट कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा अगर आप उस कंट्री की स्टेट
और फैमिली दोनों एग्री करें, राइट। तो ब्लड मनी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एम्बेसी और क्या कर सकती है, देखिए डिपेंड करता है कि किस देश के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आपके कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह जहां उन्हें इन्फॉर्म ही एग्जीक्यूशन के बाद होता है इंडियन एम्बेसीज को कि आपके इंसान को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि बिफोर हैंड अगर इंडियन एम्बेसी को पता लग जाए तो वो उसके अंदर पर्टिकुलर एक्शंस लेती हैं ताकि उसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो सी हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन कि पिछली बार भी 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को जिन्हें कतरी गवर्नमेंट ने जो है पकड़ लिया था उन्हें रिलीज़ किया गया था डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद। इंडोनेशिया के अंदर इसी तरीके से हुआ था, वहाँ से लोगों को बचा के लाया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत बाहर एक्शन नहीं ले पाता है, बट येस किस देश में किन कंडीशंस के अंदर किस क्राइम के अंदर आपको सज़ा मिल रही है वो मैटर करेगा। उसी के हिसाब से और फिर हमारे डिप्लोमेटिक टाइज उस रिलेशन देश के साथ कैसे हैं स्पेसिफिकली, वो चीज़ इन सब चीज़ों से मैटर करती हैं, उसी से सब कुछ क्लियर होता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आज के पेपर में आया है, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 1 के डेट से रिलेटेड। सी हियर इट इज, क्या होगा अगर ट्रंप जो है वो यूके से वर्ल्ड वॉर के 1 के डेट की बात करने लग जाए। देखिए बहुत पुराना एक तरीके से आप कह सकते हैं मामला सामने आया है। इस आर्टिकल के अंदर एक जस्ट रीड आउट आर्टिकल है आपको जानने के लिए कि प्रोबेबिलिटी है कि यूके के साथ ये भी हो जाए, ठीक है। कि जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा तो यूएसए से दे टुक अ लोन ओवर अबाउट सी हियर इट इज $4 बिलियन, ठीक है। $4 बिलियन US का लोन लिया था और अब लगभग 100 साल के बाद ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि यूएसए उस चीज़ को फिर से वापस ले ले, ठीक है। और उसके ऊपर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो जो वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन के अंदर वापस आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि क्या ये लीगली वैलिड है। तो ऐसा है कि इसको सिर्फ माफ़ीनामा मिला था, इसको कैंसिल तो नहीं किया गया था, तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर आप जो है, क्योंकि इन्वेस्टर शेयर होल्ड यूके की मार्केट का बहुत ज़्यादा है यूएसए में, तो यूएसए इस चीज़ के लिए डेफिनेटली बोल सकता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के वहाँ पर रह जाए रादर देन शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको भी पता है मार्केट बहुत फ्रेजाइल रहती है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी के हेरफेर में है कि जिस तरीके के ट्रंप ने डिसीजन अभी तक लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक डिसीजंस लिए हैं, उसके एम्बिट में रहते हुए हो सकता है वो कुछ ऐसा अलार्मिंग भी कर दें। अगर नहीं करते हैं तो क्या चीज़ पर जाकर वो रुकेंगे, वो चीज़ देखने लायक रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है दैट इज रिलेटेड टू हेयर, सी हेयर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आपके टाइज को लेके चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर उन्होंने ब्लैक सी के अंदर मिलिट्री एक्शन को स्टॉप करने की बात कर दी है। तो एक और माइलस्टोन आप कह सकते हैं उसके अंदर अचीव कर लिया गया है, जिसमें ब्लैक सी एरिया को स्पेसिफिकली यूएस ने अपने ट्विटर हैंडल से सीधे सीधे बोला है पैरेलल स्टेटमेंट में कि एग्री टू इंश्योर सेफ नेविगेशन, eliminate the use of force and prevent the use of commercial vessel for military purpose in the Black Sea. Now you should know the members which are bordering Black Sea like Russia है, ठीक है, फिर जॉर्जिया है, टर्की है, रोमानिया है, यूक्रेन है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके इर्द गिर्द उनकी आपको नाम पता होना चाहिए। कौन सी रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है, क्या लोकेशन है, कैस्पियन सी ईस्ट में है, वेस्ट में है, या मेडिटेरियन सी के किस तरीके से है, बॉस्फोरस स्टेट किसके साथ कनेक्ट करती है, ये सारे कुछ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी वर्ल्ड पेज पर कोई न्यूज़ आती है आप कोशिश करें उसे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के साथ पहले कनेक्ट करने की, ठीक है। और ऐसे मेजर सी जो हैं आपकी जैसे मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, इनके ऊपर क्वेश्चन रीअकरिंग है पेपर के अंदर, बार बार पूछता है यूपीएससी। तो ये वो डोमेन्स हैं जो आप किसी भी हाल में वीक नहीं रख सकते हैं। ऑलराइट, अगर चीज़ न्यूज़ में आ गई है एक बार एटलस उठाएं और उसके ऊपर से नज़र घुमा लें कि किस तरीके से चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। Alright, so that's all from today's newspaper discussion. I hope you will like the video. For more such informative videos, stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.